ये कहानी मैंने अपने ही गांव के एक बुजुर्ग जो कलकत्ता में काम करते थे उससे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पड़ गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था और उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। अतः इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 15 साल की उसकी एकमात्र बेटी थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मार दी। और फिर उन्होंने उसकी बीवी और बेटी को इस कदर नोचा कि मैं आपको यहाँ बता ही नहीं सकता। फिर उन पापियों ने नशे की हालत में ही उन तीनों को डाक बंगले के पीछे ही दफना दिया। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहाँ कैलाश नाम के एक नए सेवक को रख दिया। किसी को कुछ भी नहीं पता चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। कुछ दिन तो वहाँ पे सब कुछ सामान्य सा चला। फिर एक रात की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर जाके हाँकने लगा, कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बात सुनते ही वह किशोरी और तेजी से रोने लगी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताया कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4 से 5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके और उसकी माँ के आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ और उसको भी गोली मारकर भून दिया और डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बात सुनते ही कैलाश पूरी तरह से सहम गया और निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई हो तो मेरे सामने कैसे बैठी हो? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश को समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहाँ उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदार से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। फिर क्या, उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी को किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई। पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थि पंजर को जलाया न ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गया तो वह इस भूत योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूताई कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूताई कारनामों से नए सेवक को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आकर उसे मार डालती थी। यह क्रम चलता रहा और डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिशों के बावजूद न हथियारा पकड़ में आता और न ही अंग्रेज शिकारियों की मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाला हर शिकारी रात तो देखता है पर दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीते और अब वह डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह वहाँ ठहरे। आखिर किसको अपने जान की परवाह नहीं होती। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी वही डाक बंगले में रहकर अपने हथियारों का इंतजार कर रही थी। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह वहाँ बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत और युवा भूतनी के संपर्क में आई।
ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकली। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनियों के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हथियारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने अपने हथियारों को पहचान लिया। एक दिन वह शाम के समय खूब खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हथियारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के अलावा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। दोस्तों, रूप लुभावना हो तो अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह से विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहा कि क्यों ना हम लोग शिकार पर चले। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी है, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवा भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आई हुई दूसरी युवती भूतनी को उन अंग्रेजी शिकारियों से मिलवाया। अब तक अंग्रेज पूरी तरह से उन भूतनियों के मायाजाल में फंस चुके थे। एक दिन सुबह सुबह वह अंग्रेज शिकारी अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करता रहा और खूब मौज मस्ती भी की। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूरज ढलने लगा है, क्यों ना लोग वापस शहर लौट चले। अंग्रेजों की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि नन्ना, आज रात हम लोग यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं। बड़े एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया ही नहीं, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इस जंगल में दूसरी ओर मेरा एक आदिवासी मित्र रहता है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी के योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक आलीशान घर तैयार कर लिया था और उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी रख दी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन दोनों युवा भूतनी के साथ वे अंग्रेज उस घर में पहुंचे। रात को पार्टी शुरू होने के साथ साथ अंग्रेजी अधिकारियों की सीटी पिटी भी गुम होने लगी, क्योंकि पहले वो दो युवा भूतनी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी लगने लगी। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छों की पैंट गिल हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर लाया और उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ना हुई कि वह मना कर सके, क्योंकि सबके सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और उन अंग्रेजी शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाया और देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसे खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबे लंबे विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखून से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। वह युवा भूतनी तो भयंकर आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेजी शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भाले जैसे नखों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों ने एक एक करके उन सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेजी अधिकारियों को उनकी लाशें ऐसी स्थिति में मिली जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थी। उनको ऐसा नोचा गया था कि लग रहा था कि यह किसी मनुष्य जानवर का काम तो नहीं हो सकता। खैर, कैलाश को तो सब कुछ पता था, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा भी करवा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।